हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम पे। जैसा कि इससे पहले मैंने एक वीडियो आपको डाला हुआ है, ये आरओ और एआरओ का जो हमारा प्री का एग्ज़ाम 11 फरवरी 2024 को होना है, उसके लिए जनरल स्टडी का हम लोग सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज ये अपना सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पहला जो सब्जेक्ट लिया इंडियन हिस्ट्री का, जिसके मैंने आपको 50 क्वेश्चंस आपको करा भी दिया है। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि ये क्वेश्चन कराने के बाद जब पूरा हम आपको ये जीएस का 140 क्वेश्चन करा देंगे, तो फिर आपको पीडीएफ इसकी और साथ ही साथ पूरा एक्सप्लेनेशन आपको इसका एक्सप्लेनेशन करा भी देंगे वीडियो में भी, और बाकी हम आपको उसका पीडीएफ भी अरेंज करा देंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गए, तो उससे आगे 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, हमने देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन जो है ये हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग देखेंगे 51। तो 51 क्वेश्चन हमारा है, दिल्ली नामक सिक्का किस शासक ने चलवाया था। आपको बताना है दिल्ली नामक सिक्का ये किस शासक ने चलवाया था। पहला आपका ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा है आपका मोहम्मद गौरी, तीसरा बलबन और चौथा आपका डी है सिकंदर लोदी। तो ये चलवाया था आपका मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस संगम वंशीय राजा ने, संगम वंश जो हमने पढ़ा है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि संगम वंशीय राजा ने चीन में एक अपना दूत मंडल भेजा था। तो ये किसने भेजा था, ये आपको पता, आप विजयनगर जब साम्राज्य पढ़ते हैं, विजयनगर का शासन पढ़ते हैं, वहाँ पे जो राजा हुए उनमें से जो हमारा बहुत ही प्रसिद्ध राजा था वो थे बुक्का प्रथम जो थे। इन्होंने अपना एक दूत मंडल जो था वो भेजा था, कहाँ, चीन में भेजा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 53 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो इनका मूल नाम था मूल शंकर। 54, निम्नलिखित दार्शनिकों और उनके दर्शन समूहों में कौन सा या से सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अक्सर हम लोग ये मिस्टेक कर देते हैं कि पूछा क्या जा रहा है। तो और इसी के चलते हमारे एक दो क्वेश्चन एक्चुअली हम लोग बाद में देखते हैं, कहते हैं ये तो मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, बस किस लिए कि हम लोग सही से जिम्मेदारी के साथ क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देखिए शंकराचार्य का अद्वैत है, वल्लभाचार्य का शुद्ध अद्वैत है, चारवाक का आपका लोकायत है, लेकिन जो चैतन्य ऑप्शन सी जो दिखाया जा रहा है आपका ये विशिष्ट अद्वैत, ये चैतन्य का विशिष्ट अद्वैत आपका नहीं है। ठीक है, यही हमारा गलत सुमेलित है, ये सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि इन्होंने आगरा में, ये शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद बनवाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, मुगल जागीर, जागीर एक शब्द है जागीर, निम्नलिखित में से क्या थी। मतलब जागीर क्या थी, मुगल काल में जो जागीर थी वो क्या थी। एक किराया मुक्त भूमि या जमींदारी संपत्ति, सी किसी अधिकारी के लिए भू राजस्व का समनुदेशन, या डी किसी मनसबदार को समनुदेशित नगद वेतन। तो इनमें से क्या थी, ये थी जमींदारी संपत्ति। जागीर क्या होती थी, एक जमींदार के पास जो संपत्ति होती थी उसी को जागीर कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है 57, लाख वक्स की उपाधि निम्नलिखित में से किस शासक को दी गई थी। ये प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दान किया करते थे, इसलिए इनको लाख वक्स की उपाधि दी गई थी। आगे देखिए, महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था, आपको बताना है।
तो महाबलीपुरम के रथों का निर्माण आपका हुआ था ऑप्शन डी, पल्लवों के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 59 है। मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया था। उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन का वर्णन किया। उसका नाम क्या था? उस विदेशी यात्री का नाम पूछा जा रहा है। तो उस विदेशी यात्री का नाम था ट्रेवनियर। क्या नाम था? ट्रेवनियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 60 नंबर। रुपया नामक एक नया सिक्का, रुपया पहली बार किसने जारी किया था? पूछ रहा है कि ये रुपया नामक जो सिक्का था पहली बार किसने जारी किया था? तो सर्वप्रथम किसने किया था? शेरशाह सूरी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वहंद का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? वहंद का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था आपका? तो ये लड़ा गया था आपका आनंदपाल और महमूद गजनवी के बीच। अगला प्रश्न, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से वह कौन था जिसने सबसे पहले अपने सिक्कों को एक वेतन की नगद अदायगी की? जिसने सबसे पहले अपने सैनिकों को वेतन की नगद अदायगी की थी, वो कौन सा सुल्तान था ऐसा दिल्ली का? तो दिल्ली का सबसे पहला वो सुल्तान था जिसने नगद अदायगी की, वो थे अलाउद्दीन खिलजी जी। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के शासन में आमिल कौन थे? आमिल एक पदवी होती थी, तो कौन थे आमिल? किसे आमिल कहा जाता? गांव के स्तर पर स्थानीय भूस्वामी, या आपके भू राजस्व की वसूली करने वाले, या अनाज के खुरासानी और मुल्तानी व्यापारी, या डी ऑप्शन गांव से शहरों को अनाज ले जाने वाले। तो वो होते थे आमिल, जो होते थे भू राजस्व की वसूली करने वाले सरकारी प्रतिनिधि। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल में यह देखने का कार्य था किसका? औरंगजेब के शासनकाल में किसका यह देखने का कार्य था कि लोग अपना जीवन शरीयत, जो मतलब एक कानून होता था, शरीयत के अनुसार जीते हैं। तो ये कौन देखता था? उसका पद क्या कहलाता था जो ये देखता था कि लोग अपना जीवन शरीयत के अनुसार जी रहे हैं या नहीं जीते हैं? तो हमारा इसका जो आंसर वो थी मुहतसिब की पदवी थी, जो ये देखते थे कि लोग अपना जीवन जो है शरीयत के अनुसार जी रहे कि नहीं जी रहे, ये देखते थे। अगला प्रश्न, द सिटी ऑफ सीरी का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा करवाया गया था? द सिटी ऑफ सीरी, तो ये करवाया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कराया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो हमारा है, पश्चिमी भारत के शकों को पराजित करने के बाद किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो ये धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, चौथ कर किसके प्रशासन में वसूला जाता था? चौथ किसके शासन में वसूला जाता था? ये अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है हमारा। ये पूछा जाता था चौथ कर आपका मराठा प्रशासन में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से गायत्री मंत्र किस वेद में दिया गया है? किस वेद में गायत्री मंत्र आता है? तो ये आता है आपका ऋग्वेद में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी थी? विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी जो थी वो थी हमारी हम्पी, कर्नाटक में जो पड़ती है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? तो ये इन्होंने हराया था सेल्यूकस निकेटर जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है 71 नंबर, 10 राजन युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? एंशियंट हिस्ट्री का प्रश्न है ये, और इसका वर्णन हमारे ऋग्वेद में ही है। 10 राजन युद्ध किस नदी पे लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था
पुरुषनी नदी, इसको बोलते थे रावी। रावी, या इसी युद्ध को बोलते हैं हाइडे स्पीच का युद्ध। कौन सा? हाइडे स्पीच का युद्ध। ठीक है, इसका ऑप्शन हमारा ए सही हुआ 71 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत कब हुई थी, आपको बतानी है। जो लोहे कहने का मतलब पूछा जा रहा है, लोहा का इस्तेमाल किस युग से शुरू हुआ था, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन उत्तर वैदिक काल इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है 73, निम्नलिखित में से कौन सा या से सही सुमेलित नहीं है? नहीं है बताना है आपको। एक तरफ वेद दिए गए हैं, दूसरी तरफ उसी से उनके ब्राह्मण ग्रंथ दिए गए। आपको बताना है कौन से वेद से जो ब्राह्मण ग्रंथ दिया गया है वो सही सुमेलित नहीं है। तो पूछा जा रहा है ऋग्वेद का कौशिताकी है। हाँ, ये सही है। 73 में हमारा ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौशितकी होता है। इसमें थोड़ी ये ऐसे शाह होता है, इसमें इस तरह वाला है, पेट फाड़ के जो बनाते हैं, इसमें बना हुआ है, गलत है। सॉरी। बी ऑप्शन सामवेद आर्य ब्राह्मण, ये भी सही है हमारा। बता रहे हैं सी अथर्ववेद 26 ब्राह्मण ग्रंथ, ये सही नहीं है हमारा, यही गलत है। मतलब हमारा ऑप्शन क्या सही होगा इसमें, कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें आपको बताना है, तो सी सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये भी आपका सही है, यजुर्वेद मैत्रेय। अगला हमारा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा पाकिस्तान में स्थित नहीं है। फिर से हमारा सवाल क्या है, नहीं है, कि इनमें से कौन सा पाकिस्तान में स्थित नहीं आपको बताना है। तो ये सार्टुगई जो है वो आपका पाकिस्तान में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा 75, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का पुरापाषाणिक स्थल है। पुरातात्विक महत्व का पुरापाषाणिक स्थल है आपको बताना है। तो हमारे जो भारत में स्थित है वो है हुंसगी। ठीक है, हुंसगी। अगला 76 नंबर प्रश्न देखिए, हड़प्पा कालीन स्थल दैमाबाद निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये किस नदी पर है, गोदावरी नदी के तट पर है। दैमाबाद महाराष्ट्र के नासिक में पड़ता है आपके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राचीन भारत में भारत के पूर्वी तट पर स्थित था। आपको बताना है कौन सा बंदरगाह प्राचीन भारत में भारत के पूर्वी तट पर स्थित था। तो हमारा जो ताम्रलिप्ति था ये हमारा भारत के पूर्वी तट पर स्थित था। ठीक है, ये जो तट, तो ये हमारा ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो ये ताम्रलिप्ति जो था वो पूर्वी तट पर स्थित था हमारा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 78 नंबर प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में पूर्वी तट के बंदरगाह थे। अभी सिर्फ एक पूछा गया था, अब इसमें पूरा आपको बताना है कि कौन कौन से ये पूर्वी तट के बंदरगाह थे इनमें से। तो ए ऑप्शन में जो दिया गया है चौल, कल्याण, कावेरी पट्टनम, कुदरा, दूसरे कैम्बे, सोपारा, प्रतिष्ठान, ताम्रलिप्ति, तीसरा ताम्रलिप्त, अरिकामेडु, कावेरी पट्टनम, घंटसाला। तो ये जो ऑप्शन है आपका 78 का सी सही हो जाएगा आपके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है आपको। दैमाबाद कहाँ है आपको बताना है, तो ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, आलमगीर जो आपको पहले पता है वो आप पहले मिला लीजिए, मेरठ में। मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। सुत कांगेडोर कहाँ आपका, बलूचिस्तान में। तो इस तरह आपका ऑप्शन जो सही होगा 3 2 4 1, 3 2 4 1, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में किया गया है।
तो ये आपका कौन से में किया गया? आपका छांदोग्य उपनिषद में किया गया। देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में किया गया। अगला प्रश्न 81, बारदोली में किसान आंदोलन निम्नलिखित में से कब प्रारंभ हुआ था? मतलब बारदोली का जो किसान आंदोलन वो कब प्रारंभ हुआ था, वो आपको सन बताना है। तो ये शुरू हुआ था 1928 में। अगला देखते हैं 82 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा था? वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ किसने लिखा था आपको बताना है। तो ये लिखा था कणाद ने। ठीक है। 83 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कृष्णदेवराय द्वारा लिखित शासन कला पर एक ग्रंथ है? तो शासन कला पर एक ग्रंथ कौन सा है जो कृष्णदेवराय द्वारा लिखा गया था? वो था आपका अमुक्तमाल्यद, ऑप्शन बी। ठीक है, अमुक्तमाल्यद जो कृष्णदेवराय द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं 84 नंबर, ओडिशा का सूर्य मंदिर 12वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किस सम्राट द्वारा बनाया गया था? तो ये बनवाया गया था नरसिंह देव प्रथम द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट 85 नंबर देखते हैं, हिंदू पौराणिक कथाओं में पट्टचित्र कला किस भगवान को समर्पित है? पट्टचित्र कला किस भगवान को समर्पित है? तो ये समर्पित है भगवान जगन्नाथ को। ठीक है, आगे देखिए 86 नंबर जो है, मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किसका निवास स्थान था? तो ये था वाडियार जो वंश था उसका निवास स्थान था मैसूर पैलेस। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम अपना 87 नंबर, निम्नलिखित में से किस मंदिर में गोपुरम पाया जाता है? गोपुरम मंदिर की विशेषता होती है गोपुरम। वो पूछा जा रहा है किस प्रकार के मंदिर में, प्रकार नहीं एक्चुअली यहाँ मंदिरों के नाम दिए गए, इनमें से किस मंदिर में गोपुरम पाया जाता है आपको ये बताना है। तो शिव मंदिर जो है चिदम्बरम का, वहाँ पाया जाता है गोपुरम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक था? संस्थापक पूछा जा रहा है, तो कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? तो वो थे अशोक मेहता जी, वो संस्थापकों में से एक थे सोशलिस्ट पार्टी के। अगला प्रश्न है 89, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन मतलब HSRA की स्थापना कब की गई थी आपको बताना है। तो ये की गई थी 1928 में। अगला है भानु सिंघा उपनाम का प्रयोग किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भानु सिंघा नाम का जो उपनाम था नामक उपनाम का प्रयोग किया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला तेल रिफाइनरियों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है मथुरा आपका, जो कि तेल रिफाइनरियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? आपको बताना है कौन सा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है वो सबसे छोटा है, वो है आपका हापुड़। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगाती है? तो चीन, भूटान, बांग्लादेश, इनमें से देखिए कोई भी नहीं लगाती है। उत्तर प्रदेश के साथ सीमा जिसकी लगती है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा है? वो है आपका नेपाल। ठीक है, अगला देखते हैं, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बड़ी मात्रा में बर्तनों पर इनेमल प्लेंटिंग और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? इनेमल प्लेंटिंग और जटिल नक्काशी के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो ये जो आपका प्रसिद्ध है वो है आपका मुरादाबाद में। पेंटिंग बर्तनों की जो चीज़ें होती है वो मुरादाबाद में, घंटी वगैरह के लिए भी ये बहुत प्रसिद्ध है, पीतल के लिए प्रसिद्ध है आपका। सॉरी, नेक्स्ट है 95, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य? कौन सा उत्तर प्रदेश में सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है आपको बताना, तो वो है आपका नौटंकी। ठीक है, आगे देखिए, आगे है 96 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर उर्दू कवि मिर्जा गालिब और संगीतकार उस्ताद फैयाज, मिर्जा गालिब और उस्ताद
फैयाज का जन्म स्थान कौन सा शहर है बताना है आपको। तो ये है आपका आगरा। मिर्जा गालिब और उस्ताद फैयाज खां का जन्म स्थान है आगरा। नेक्स्ट 97 जो है आपका पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस शहर में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। तो ये भी आपका आ जाएगा आगरा में। अगला देखिए 98 नंबर, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ। कब अलग हुआ ये बताना है, डेट आपको। 2000 में हुआ, लेकिन तारीख बतानी होगी आपको। 1 नवंबर 2000, 8 नवंबर 2000 या 9 नवंबर 2000। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसमें से आपका जो सही है वो है 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, 98 का आपका हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला 99 नंबर प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला वन ग्राम कहाँ स्थित है आपको बताना। उत्तर प्रदेश का पहला वन ग्राम, तो ये है आपका सोनभद्र में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2010 से 2011 के दशक के बीच उत्तर प्रदेश के कुल जनसंख्या वृद्धि कितने प्रतिशत रही है। तो है आपकी 20.23। और यहाँ पे ये 2010 से नहीं होगा, ये 2000 से एक्चुअली होगा। यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ है लिखने में। यहाँ पे 2010 से 2011 के दशक नहीं, 2000 से 2011 का पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ इसमें बस प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें सवाल में। अगला प्रश्न है विश्व कुष्ठ रोग दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। कुष्ठ रोग दिवस हमारा मनाया जाता है 29 जनवरी को। अगला है हाल ही में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला निम्नलिखित में से किसने रखी। ये रखी है अमित शाह जी ने। ये करंट अफेयर का आपका प्रश्न है। अच्छा, ये 102 नंबर प्रश्न आ गया। चलिए ऐसा करते हैं, आज हम लोग पूरा 140 जो प्रश्न है जीएस के वो पूरे कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें कुछ हिस्ट्री से के साथ साथ इसमें करंट के भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और अब हमारा अगला प्रश्न है, तो हम एक साथ ही आज पूरे 140 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो 103 नंबर हमारा जो प्रश्न है वो है GRSE और रोल्स रॉयस ने किस देश में समुद्री इंजन के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किए गए हैं GRSE और रोल्स रॉयस ने किस देश में समुद्री सीमा इंजन के निर्माण के लिए। तो भारत के में निर्माण के लिए इस पे समझौते पे हस्ताक्षर, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 104 नंबर प्रश्न है IMF ने किस वर्ष भारतीय आर्थिक विकास दर को धीमी होकर 6.1% रहने की आशंका जाहिर की है। तो किस ईयर में ये कम रहने की आशंका जाहिर की गई। ये की गई है 2023। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्विक कार्यक्रम वायो एशिया 2023 किस राज्य में आयोजित किया गया। तो ये आपका किया गया है तेलंगाना में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड ने किस देश के लिए 4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। तो ये देश है आपका बांग्लादेश। इस देश के लिए कार्यकारी बोर्ड ने 4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है हमारा 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई है। तो ये की गई है आपकी अहमदाबाद में। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने समग्र शिक्षा अभियान, ये बहुत इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का प्रश्न है, ये पूछा जाने वाला है भी ये। तो ये कहाँ शुरू किया गया है आपको बताना है। समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया गया है किस राज्य के द्वारा। ये किया गया है आपका उत्तर प्रदेश के द्वारा। इसीलिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि यूपी की परीक्षा है और यूपी में ही ये शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगस्त 2023 में 15वें
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? 15वां जो सम्मेलन होगा ब्रिक्स का, वो कौन सा देश कर रहा है? वो कर रहा है दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है हमारा 110 नंबर। निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड ने भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक विक्रांत बनाया है? स्वदेशी विमान वाहक विक्रांत बनाया है, तो किस शिपयार्ड ने ये बनाया है? ये बताना आपको। ये बनाया है कोचीन शिपयार्ड ने। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा गिंडी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये है तमिलनाडु में स्थित गिंडी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कालाजार को खत्म करने के लिए भारत का नया लक्ष्य वर्ष क्या है? कालाजार को समाप्त करने के लिए कौन सा लक्ष्य वर्ष रखा गया है? तो ये रखा गया है 2023। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन है जो हमारा है, निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उपहार सूची का डिजिटल संस्करण लॉन्च किया है? ये प्रोग्राम हमारे उत्तर प्रदेश का ही है। अब इसका आपसे पूछ रहा है कौन सा मंत्रालय है जिसने डिजिटल संस्करण इसका लॉन्च किया है? तो वो है हमारा वाणिज्य और आपका जो उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। अगला प्रश्न है 114 नंबर, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपको बताना है। तो ये किया गया है डॉक्टर एन क्लेसेल्वी को। ठीक है, डॉक्टर एन क्लेसेल्वी। अगला प्रश्न देखते हैं। 115 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है? तो ये पुणे में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जिला सुशासन पोर्टल विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ सहयोग करने की योजना बनाई है? तो वो बनाई है आपकी अरुणाचल प्रदेश के साथ। हमारा अगला प्रश्न है 117 नंबर प्रश्न, वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना के तहत उर्वरक का नया जो ब्रांड नेम रखा गया वो क्या है? तो वो भारत ही नाम रखा गया। उसका क्या नाम है ब्रांड का? भारत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? तो वो किया पंजाब में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 के बाद अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने का फैसला किया है? तो ये किया है रूस ने, क्योंकि ये खुद का अपना स्पेस सेंटर अपना खुद का लॉन्च करने वाला है कुछ सालों के बाद, इसलिए कुछ सालों के अंदर। 120 नंबर प्रश्न है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा जारी पुस्तक लॉकडाउन लिरिक्स के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? लॉन्च इन्होंने किया है लेकिन इसके लेखक कौन है ये आपको बताना। ये है संयुक्ता दास जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को महत्वपूर्ण लुप्तप्राय विरासत वेधशालाओं की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ परमवीर पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है योगेंद्र यादव ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा कंपनी ने भारत की पहली सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये की है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। अगला प्रश्न है, भारत का पहला और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्रों में से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज का संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये गुजरात में किया जा रहा है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 125 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने जैव विविधता संरक्षण पर हाल ही में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं आपके नेपाल के साथ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह को अनिवार्य बनाने वाला देश की पहली पुलिस किस राज्य की है? पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह को अनिवार्य बनाने वाला देश की पहली पुलिस किस राज्य की है? तो वो है आपकी दिल्ली की पुलिस ने बना दिया है अनिवार्य। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र वायसराय कौन था जिसकी अपने कार्यकाल के दौरान हत्या कर दी गई थी? तो एकमात्र ऐसा जो वायसराय था वो था लॉर्ड मेयो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है आपको। धान का कटोरा, काशी की बहन, आंवला नगरी, जैन लोगों का काशी। तो इसको जो सही ऑप्शन है आपका ये ए है, 1 2 3 4। धान का कटोरा चंदौली, काशी की बहन गाजीपुर, आंवला नगरी प्रतापगढ़ और जैन लोगों की काशी जो है वो है मेरठ आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली जनगणना किस वायसराय के समय हुई थी? पहली नियमित जनगणना नहीं पूछ रहा, बस ये पूछ रहा पहली जनगणना किस वायसराय के समय हुई थी? तो वो लॉर्ड मेयो के समय हुई थी, जबकि पहली नियमित तो वो रिपन के समय हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो फिर से आपका असर्शन और आपका वो वाला है कि आपको कथन और कारण बताना है इसमें। तो पहला कथन है आपका कि संगीत भक्त स्वामी हरिदास का जन्म वृंदावन में हुआ था। ये कथन है, माफ करिएगा इसमें कथन ही दोनों बार लिख दिया है, यहाँ पे होना चाहिए था आपका ये कथन, फिर दोबारा लिख दिया, यहाँ कारण होगा। ठीक है, यहाँ कारण। ठीक है, दूसरा कारण है अकबर के नवरत्नों में से एक तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। तो ये कोई कथन कारण का मिलान पढ़ने से ही नहीं लग रहा है, ये तो गलत लग रहा है ना। हाँ, तो पहली बात तो ए असत्य है और आर सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ब्याज की गणना, अब आपके ये प्रश्न शुरू हो गए हैं मैथ पोर्शन से, थोड़े से जो आएंगे वो, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि रूप से की गई, पूर्णांक के निकटतम इसका होगा आंसर। ये भी है, बिल्कुल क्लियर नहीं आएगा, कहने का मतलब राउंड फिगर में नहीं आएगा, लगभग में होगा। अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि के रूप में की गई हो तो 7,200 रुपये की राशि पर 20% की वार्षिक दर से 18 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का जो परसेंटेज मतलब जो होगा वो कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर जो है वो है 2383। एक सेकंड हिल रहा है, बी ऑप्शन 2383। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अंकों वाली संख्या 672xy यदि 3, 7 और 11 से विभाज्य है तो 6x + 5y का मान ज्ञात करना है यहाँ पे आपको। तो ये आपके मान जो निकलेगा वो 17 है, लेकिन इसको आपको सही से ज्ञात करना होगा, इसका थोड़ा सा प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 133। 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 243 से पूर्णतः विभाज्य है? तो वो संख्या आपकी कौन सी है आपको बतानी है, वो है आपकी 99945। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए किसी निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1,324 रुपये होता है, तो राशि ज्ञात कीजिए, ये पूछा जा रहा है। इसका आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन 4,000 रुपये। देखिए इतना समय नहीं है अभी, वीडियो बनाने में बहुत लंबा हो जाएगा, मैं एक्सप्लेन में और प्लस आपको इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन की जो PDF है वो दे देंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा
ये थोड़ा सॉल्व करने पड़ेंगे आपको, हम अलग से प्रश्न पढ़ा देंगे ये जो मैथ वाले हैं, ठीक है। अगला देखते हैं कुछ प्रश्न, क्योंकि आर ओ में मैथ से रिलेटेड भी सिंपल मैथ ही होता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है, 10th तक का होता है। वो आपको थोड़ा सा 1-2 क्लास अलग से लेके ये बेसिक समझा देंगे, लेकिन अभी पहले आप टेस्ट सीरीज में जो चल रहा है जीएस का वही पढ़िए। हम आपको पूरी करा रहे थे इसलिए हमने इसको भी सॉल्व करा दिया आपको, ठीक है। तो हमारा 135 नंबर जो क्वेश्चन है, 40 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटा काम करते हैं, एक निश्चित कार्य 6 दिन में पूरा करते हैं, वहीं 30 व्यक्तियों द्वारा वही कार्य 10 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पर्याप्त होगा, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा तो 8 दिन में पूरा कर लेंगे। 30 व्यक्ति, जो 40 व्यक्ति जिस काम को 10 घंटे काम करते हुए 6 दिन में पूरा करेंगे, वही 30 व्यक्ति वही कार्य 10 दिनों में पूरा कर लेंगे, कितने घंटे काम करके, 8 घंटे काम करके आपके, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 136 का, कि यदि x का मान ये आप पढ़ लीजिए, इसका जो आंसर आएगा वो b आएगा -1, एक सेकेंड, -1। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या को चुनना है आपको, तो इसका जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा बी ऑप्शन 19/4। यही एक संबंधित संख्या चुननी है, दिए गए विकल्पों से संबंधित, यही एक सीरीज चली है, इस पे के आधार पे ही आपको अगली सीरीज इसमें लानी है। 138 नंबर, प्रतीकों के सही सेट का चयन करना सॉरी, प्रतीकों का जो चयन करना वो सही करना, वो सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका श्रृंखला को पूरा करना है फिर से आपको, तो इसका सही जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 47। ये आपका रीजनिंग पर्पज के भी इसमें क्वेश्चन है, मैथ प्लस रीजनिंग, ठीक है। अब विषम संख्या युग्म समूह का चयन करना है आपको, कैसे विषम होगा ये आप रीजनिंग से ही समझ पाएंगे, रीजनिंग हम आपको अभी बताएंगे, इसका जब आंसर सही से एक्सप्लेन करके तब आपको समझ में आएगा। इसका ऑप्शन जो सही आंसर होगा वो भी होगा 55 और 62, ये जो बी ऑप्शन, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये जीएस का जो पार्ट लेके आए थे पहला इंडियन हिस्ट्री पोर्शन का समाप्त हो गया है। इसके अलावा भी लाएंगे, लेकिन ये जीएस वर्ड वाला जो जीएस वर्ड वालों की जो टेस्ट सीरीज का जो था ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो इनकी सीरीज है, अब टेस्ट 2 जो हुआ था ज्योग्राफी है, वो हम आपको कराएंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। आप मुझे कमेंट्स करके अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।